everyone, welcome to First Online University, a global platform for all your education and growth related needs. In this video, we are going to discuss the topic integration. This video is divided into two parts. In the first half, we will discuss some question on the basic integration that we have discussed in our previous video, and the last half of this video will cover some more important formulas regarding integration. So let's start. Our first question is, there is a function x which is expressed in terms of t, like x is equal to 3t square plus 2t minus 9, and we have to integrate this equation with respect to t. So here is our solution. Integrate with respect to t. Okay, so our answer will be, our solution will be integration of x with respect to time. Okay, so put the value of x here and we will get 3t square plus 2t minus 9 integration with respect to t. एज वी नो, इस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीन सब पार्ट्स हैं, तो जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन में वन बाय वन सभी को सॉल्व किया था और रिस्पेक्टिव साइन को यूज किया था जो दो टर्म्स के बीच में था, हम सिमिलर तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt plus integration of 2t with respect to dt, and the last term is integration of 9 with respect to dt. ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कौन सा हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे कि पावर में 1 ऐड करेंगे और ऐड की हुई पावर को नीचे लिखेंगे। तो आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास 3, यहाँ पे t की पावर 2 ऑलरेडी है, पावर में 1 ऐड कीजिए तो 2 प्लस 1 कितना बनेगा 3, और डिवाइड में ऐड की हुई पावर को लिखना है, प्लस 2t की पावर कितनी है यहाँ पे 1, और हम पावर में 1 ऐड करेंगे, ऐड की हुई पावर को नीचे लिखेंगे, तो ये 2 और डिवाइड बाय 2। उसके बाद है साइन माइनस का एंड 9, और 9 के बाद है dt। अब देखिए 9 एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए जैसे हमने इन पार्ट्स में भी किया है। अगर आप 9 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे सिर्फ dt बचेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इट मींस यहाँ पे 1 है। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब देखिए किसी भी फंक्शन की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। इट मींस वी कैन रिप्लेस दिस 1 एज t रेज टू पावर 0। ओके, क्योंकि t रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या होगा, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 9, और t की पावर कितनी है 0, इसमें 1 ऐड करो और 1 ऐड करने के बाद फाइनल पावर को नीचे लिखो, तो इसका आंसर आएगा t और प्लस c। क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तब भी हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो हम हमेशा वहां पे एक कांस्टेंट को पुट करेंगे। ओके, और अगर हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल होता, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में है कि हमें लिमिट्स गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें अपने प्रीवियस वीडियो में जो सीखा था उससे एक स्टेप आगे भी जाना है। ओके, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर आपने साइन थीटा या फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन सीखा था। आपको पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस एक्स होता है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम प्रोसीड करते हैं। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज अवर क्वेश्चन? इंटीग्रेट x with respect to time। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है इंटीग्रेशन ऑफ x with respect to dt। So put the value of x from the question, then we have 3 sin omega
टी डी टी। ओके, जो ये 3 है ये कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, लेकिन हमें पता है कि जब भी हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है और हमें इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना हो तो हम उस कांस्टेंट को पुल आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो ये जो 3 है ये बाहर लाई करेगा और फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का। ओके, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो देखिए आपने पढ़ा था 3 और साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस ओमेगा टी। ओके, देखिए ये जो ओमेगा है यहाँ पे, ये ओमेगा एक कांस्टेंट है, आप इसको लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ओमेगा है ये बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है। फिजिक्स में आप डिफरेंट चैप्टर्स में ओमेगा का यूज देखेंगे, बट वहां पे भी ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। देखिए आप, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश नहीं होता है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो फॉर्मूला लर्न किया था उसको हम साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने फॉर्मूला लर्न किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स माइनस कोस एक्स। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, x, और इंटीग्रेशन भी आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और जो आपने आंसर लिखा है उसमें भी जो फंक्शन आपने यहाँ पे लिखा है जो कि कोसेक फंक्शन है, लेकिन उसका एंगल देखिए वही सेम है जो आपने अपने क्वेश्चन में लिखा था। ओके, तो मतलब आपके सॉल्यूशन के अंदर भी सेम एंगल यूज करना है, तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे भी अप्लाई की है। हमारे क्वेश्चन में जो एंगल है वो ओमेगा टी है, और हमने अपने सॉल्यूशन में जो कोस थीटा जो आंसर आया है उसके अंदर भी हमने क्या यूज किया है, ओमेगा टी को एज एन एंगल यूज किया है। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश अप नहीं होता है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था, डिफरेंशिएशन के अंदर जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो उसके अंदर आप उसके एंगल के ऊपर फोकस करते थे। ओके, तो सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे भी इसके एंगल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसका एंगल क्या है, इसका एंगल सिंपल एक्स है, आप इस एंगल का डिफरेंशिएशन कीजिए। आई नो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पर आप कंप्लीट प्रोसीजर को समझिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन रूल पता है, उसके बाद आपको उसके एंगल के ऊपर फोकस करना है, उसके एंगल का आपको डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद वो जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको नीचे सब्स्टिट्यूट करना है, डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन में हम एंगल के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। तो देखिए x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर भी माइनस कोस एक्स आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे एंगल क्या है हमारा, ओमेगा टी है, तो हम इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे। तो देखिए हमने डिवाइड में लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, और फाइनली आपको पता है कि आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ओके, तो इसका एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, हम उसको भी फर्दर देख लेते हैं। ये देखिए आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, कोस ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और डिवाइड में देखिए ओमेगा टी, अब ओमेगा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करने टाइम आप इसको बाहर ओमेगा लिख सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, टी बचेगा, तो आपको टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, उसका आंसर 1 आएगा। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है आपके इंटीग्रेशन का। ओके, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर योर इंटीग्रेशन। I hope this is clear to you. So we will proceed to our next question. Okay, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, x is equal to cos square t. Okay, I think आपने ये नोट डाउन किया होगा, अगर आपको नीड है तो मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि हम उस क्वेश्चन के लिए फुल स्पेस के साथ सॉल्यूशन कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको इंटीग्रेशन करना है x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी का। हाँ, देखिए कि
इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ये आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है x² t इंटू dt। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। क्या हम इसमें डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है और हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, या फिर अपने डिफरेंशिएशन को रिमाइंड कीजिए। हम हमेशा डिफरेंशिएशन में कहते थे कि ठीक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं, एक्सपोनेंशियल फार्मूलाज होते हैं, लोगरिथमिक फार्मूलाज होते हैं, लेकिन हमें मेनली जो फोकस करना होता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में होल पावर प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम होल पावर के ऊपर फोकस करते हैं। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर भी होल पावर प्रेजेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को डील इस तरीके से करेंगे कि क्या आप ये सोचेंगे कि होल पावर में 1 ऐड कर देते हैं, ऐड की हुई पावर को डिवाइड में लिख देते हैं और अपॉन में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। किसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जो हमारे पास जिसकी होल पावर अवेलेबल है। लेकिन ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका कारण देखिए। मैं पहले आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, cos t का होल स्क्वायर, तो आप एक काम कर सकते हैं कि cos t के होल स्क्वायर के अंदर 1 पावर को ऐड कर दें और फिर पावर ऐड करने के बाद टोटल पावर कितनी बन जाएगी 3, और उस 3 को कहाँ लिख दें आप, डिवाइड में लिख दें। और फिर आप अपने फंक्शन पे ध्यान दें, हमारा फंक्शन क्या है cos, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिख दें। अगर आपके माइंड में ये सॉल्यूशन है तो लेट मी टेल यू ये सॉल्यूशन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये केवल तब वैलिड होता है कि ये जो आपका डिफरेंशिएशन है ना, ये कुछ कांस्टेंट आए। ये क्या आए, कांस्टेंट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप रिमाइंड कीजिए, लास्ट क्वेश्चन में हमारा ओमेगा आया था डिफरेंशिएशन करने के बाद, और ओमेगा खुद क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन देखिए cos t का जो डिफरेंशिएशन होगा, लेट मी करेक्ट दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। यहाँ पे जो cos t का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन होगा उसका आंसर आएगा sin t, जो कि एक वेरिएबल फंक्शन है, ना कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें ये पता है कि हमें सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आता है, हमें कोस का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन हमें साइन स्क्वायर का या फिर कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर फॉर्मूलाज मिलेंगे, आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके उसको पावर 1 में कन्वर्ट करना है, ओके। तो इसके लिए मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी कि वी कैन राइट कोस स्क्वायर थीटा एज 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये आइडेंटिटी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ी होगी, और हम अपने कोस स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट जो क्या है आगे 1 है, ये 1 कांस्टेंट है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोस की टर्म आ चुकी है, इसका एंगल पहले के मुकाबले डबल हो चुका है, लेकिन इस कोस की पावर 1 हो चुकी है। तो इंटीग्रेशन में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आप केवल उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिनकी होल पावर 1 होगी। जिनकी होल पावर 1 से ज़्यादा होगी उनको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उनको डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके रिड्यूस करना पड़ता है। हमारे फिजिक्स के अंदर जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ स्क्वायर तक क्या सॉल्यूशन आता है, कोस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर का। तो कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर को आप इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ओके। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा। अपने मेथड को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जिसको हमें अपने चैप्टर्स के अंदर यूज करना है, स्पेशली इसको हम क्लास 12th के अंदर यूज करेंगे। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोस थीटा को इस आइडेंटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। अब आप इसको बेसिक फॉर्मूले की तरह सॉल्व कीजिए जैसे आप हमेशा सॉल्व करते आए हैं। ये जो 2 है ये पूरे फंक्शन के अपॉन में है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इस 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, अंदर आपके पास 1 प्लस कोस 2t बचेगा, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, आप दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी हाफ,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। ओके, फिर आपको साइन यूज करना है प्लस का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपका हाफ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे इसको कंप्लीटली बाहर एक ब्रैकेट के साथ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोस 2t का इंटीग्रेशन करना है और विद रिस्पेक्ट टू t करना है। ओके, अब हम इन दो स्टेप्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हाफ, अब यहाँ पे 1 है, t की टर्म्स में कुछ भी नहीं है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, t की पावर 0, पावर में 1 ऐड करेंगे और ऐड की हुई पावर को नीचे लिखेंगे। तो t की पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी 1, और अपन में क्या लिख देंगे उसको 1 लिख देंगे, प्लस हाफ। अब याद कीजिए कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और एंगल एज इट इज रहता है। लेकिन आपको याद होगा कि आपको एंगल का भी फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, एंगल का भी आपको फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और उस डिफरेंशिएशन को आपको डिनोमिनेटर में पुट करना पड़ता है। ओके, मींस डिवाइड में लेके जाना पड़ता है। ये दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल होने की वजह से हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट c को यूज करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। देखिए आंसर रहेगा हाफ t प्लस हाफ, यहाँ पे रहेगा साइन 2t, और डिवाइड में ये 2t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2, और 2 2 ज़ा 4, तो आप यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बाकी क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट अपनी लिमिट्स की वजह से है। इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन तो परफॉर्म करना है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपके पास लिमिट्स गिवन है। आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड से टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड नहीं हो जाती। यहाँ पे जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कहेंगे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स गिवन है टाइम 1 से लेके टाइम 2 तक। ओके, तो हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x एज ए फंक्शन गिवन है 4t² माइनस t, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और लिमिट्स देखिए, टाइम फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये हमने लिमिट्स को पुट कर दिया है। देखिए लिमिट्स को पुट हमेशा लास्ट में किया जाएगा, पहले आप बेसिक तरीके से जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें दो टर्म्स हैं, आप चाहो तो जैसे यहाँ पे आपने सेपरेट करके लिखा हुआ है, आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नो इशू। आपको स्टेप्स से ज़्यादा ध्यान आपको इसके करेक्शन के ऊपर करना है कि आंसर हमें करेक्ट निकालना है। ओके, और वैसे भी जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको कोशिश करनी है आप कम से कम स्टेप्स में अपना करेक्ट आंसर्स यूज कर सके, लिख सके। देखिए आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, 4t², तो 4 और t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3 डिवाइड बाई 3। ओके, फिर क्या है, माइनस का साइन है, और t की पावर 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई 2, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को नहीं लेके आना है, इनफैक्ट आपको लिमिट्स लिखनी है। नीचे वाली जो लिमिट है वो लोअर लिमिट कहलाती है, और जो ऊपर वाली लिमिट है वो अपर लिमिट कहलाती है। लिमिट को पुट करने का तरीका क्या होता है, आप हमेशा पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर आप माइनस का साइन यूज करेंगे, और फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। मींस आपको लिमिट हमेशा ऐसे पुट करनी होती है, फंक्शन होगा आपके पास, आप पहले फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और माइनस का साइन लगाने के बाद आप फंक्शन में लोअर लिमिट का यूज करेंगे। दिस इज द मेथड फॉर पुटिंग द लिमिट्स इन द गिवन फंक्शन। ओके, तो हमारा ये फाइनल फंक्शन है, हमें इसी तरीके से लिमिट्स को पुट करना है। पहले हम अपर लिमिट 2 को पुट करेंगे, तो देखिए टाइम को आपको रिप्लेस करना है 2 से। एक्चुअली लिमिट किसकी है, ये लिमिट है टाइम की। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज 4 डिवाइड बाय 3, और टाइम की जगह पे आपको कितना पुट करना है 2, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, देन माइनस का साइन, हम इस पूरे फंक्शन में 2 पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आपको 2 पुट करनी है, और 2 का क्या हो रखा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है, और डिवाइड बाय 2। ओके, ये आपने हमारी अपर लिमिट को पुट कर दिया है।
अब आपको लोअर लिमिट पुट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या यूज करना है, एक माइनस का साइन यूज करना है, और अब आप लोअर लिमिट को पुट करेंगे। लोअर लिमिट देखिए, जहां पे भी टाइम है वहां पे आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, कि टाइम की ही लिमिट 1 गिवन है। तो 4 डिवाइड बाई 3, दिस इज 4 डिवाइड बाई 3, और टाइम की जगह पे 1 और 1 का क्यूब, आई थिंक यस इट इज क्यूब। Then we will put the minus sign here and we have to substitute time is equal to 1 seconds. Okay? तो टाइम की जगह यहाँ पे 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर जो आप करेंगे वो 1 ही रहेगा। लेट्स लिख लेते हैं, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8, और 8 4 जो होगा वो होगा 32, तो 32 डिवाइड बाई 3 माइनस, यहाँ से आप 2 से एक 2 कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही 2 बचेगा, ये माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे। 4 डिवाइड बाई 3, 1 का क्यूब तो कितना होता है, 1 होता है, यहाँ आएगा 4 डिवाइड बाई 3। अब ये माइनस देखिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके, जब ये माइनस वाले टर्म यहाँ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस और हाफ। अब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी सिंपल, बस आपको 2 अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, और वो फंक्शन किस में है, एडिशन के अंदर है। 2 कंपोजिट सिस्टम दे रखा है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे फिर से हमारे पास कोई लिमिट्स गिवन नहीं है, अगर लिमिट्स गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपको लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट को पुट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप x को यूज करेंगे e रेज टू पावर t प्लस साइन 2t, और यहाँ पे आप dt यूज कर सकते हैं। ये देखिए e रेज टू पावर t, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एंगल, और साथ में आपको एंगल का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में पुट करेंगे, और लास्ट में फाइनल क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। तो इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, e रेज टू पावर t प्लस माइनस माइनस हो जाएगा cos 2t, और यहाँ पे देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 को बाहर निकाल सकते हैं, और t का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन होता है 1, और c दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। इस एग्जांपल्स के मेथड से हमने कुछ अपने जो हमारे फॉर्मूलाज थे उनको एक लेवल एनहांस किया है। कहाँ कहाँ पे एनहांसमेंट आई है, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने एक नया रूल सीखा है, काइंड ऑफ कह सकते हैं आप। ये आपको जब भी स्क्वायर जैसा क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो स्क्वायर में प्रेजेंट होते हुए आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करेगा। वो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से थे, अगर आप सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसको आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल होता है। सिमिलर तरीके से कोसेकेंड स्क्वायर x भी डायरेक्टली अवेलेबल होता है। रिमाइंड कीजिए इसका फॉर्मूला जो था वो क्या था, 10x प्लस c। ओके, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, जहां पे हम अपने फर्दर फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। आपने जो भी एग्जांपल्स देखे, यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन आपस में एडिशन में थे, एक अकेला फंक्शन प्रेजेंट था, 2 फंक्शन सब्ट्रैक्शन में थे, लेकिन यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में नहीं थे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मूला हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए है, जहां पे 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ओके, ऐसा ही मल्टीप्लीकेशन के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में आपने 2 हमारे पास फंक्शंस थे जिनका प्रोडक्ट था, जिसको आपने प्रोडक्ट रूल से पढ़ा था, और वो रूल इस तरीके से था कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सेकंड को एज इट इज लिख सकते हैं, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे। ओके, सिमिलर तरीके से आप क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से आप अपना यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल सीखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। सपोज आपके पास एक फंक्शन है y जो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक फंक्शन है फर्स्ट और एक फंक्शन है सेकंड, और आप y का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। लेट्स से ये फंक्शन x की फॉर्मेट में अवेलेबल है कि x के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे कि आपके पास एक्चुअली y जो है वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल हमारा इंटीग्रेशन में क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। आप पहले फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, फिर आप माइनस साइन पुट करेंगे, आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप फर्स्ट का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। और सेकंड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और फिर जो भी इनका आंसर आएगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, किस तरीके से है एक बार देखिए, रिपीट कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स इजी, आप समझ जाएंगे। दो फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन में से आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का साइन पुट करेंगे, आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो भी रिजल्ट आएगा उसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे, उसका फर्दर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपका फाइनल रूल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट और डालना पड़ेगा आपको कि आप ऐसे रैंडमली किसी को भी फर्स्ट या सेकंड फंक्शन नहीं बोल सकते। आपको यहाँ पे सोच समझ के काम करना पड़ता है। यहाँ पे एक मैथ्स में छोटा सा रूल होता है जिसको हम आइलेट बोलते हैं। ओके, अगर इस तरीके से आपके पास है, ये इनका कुछ मतलब होता है। यहाँ पे आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक फंक्शंस, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ए मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन। अब आप सोच रहे हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है? जैसे आपने tan थीटा पढ़ा है, ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ x भी होता है, ऐसे ही sin इनवर्स ऑफ x भी होता है। ये हमारे कोई काम के नहीं है, यूजुअली हमारा काम इनसे पड़ता है। तो ये वर्ड आपको क्यों याद करवाया है आइलेट? जैसे इसमें एक सीक्वेंस लिखी हुई है कि इनवर्स है, लोग है, अर्थमेटिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। इसी सीक्वेंस में आपको अपना फंक्शन फर्स्ट और सेकंड के तौर पे चूज करना पड़ता है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। ओके, आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आप क्या करना चाहते हैं? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप अपने गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ओके, ये जो फंक्शन है ये है एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो आगे लिखा हुआ है हमेशा उसको फर्स्ट बोलना है, या जो पीछे लिखा हुआ है उसको फर्स्ट बोलना है। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए इस तरीके से। देखिए, अब आपको पता है जो एक्स स्क्वायर है ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये जो ई रेज टू पावर एक्स है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको इस सीक्वेंस में देखना है कि पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इनवर्स आ रहा है, पर इसमें इनवर्स है ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट लोग फंक्शन आ रहा है टर्म में, यहाँ पे लोग भी प्रेजेंट नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए अर्थमेटिक फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? अर्थमेटिक फंक्शन है। इसमें देखिए कोई अर्थमेटिक फंक्शन अवेलेबल है? यस। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन अवेलेबल है, तो हम कहेंगे यस यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन अवेलेबल है, ये वाला। इसको हम क्या नाम देंगे? फिर फर्स्ट नाम देंगे। ओके, उसके बाद देखिए जो दूसरा फंक्शन बच गया तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा, पर आप इसको अपोजिट भी आगे भी कंफर्म करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा आप हमेशा उसको सेकंड ही बोलेंगे। ओके, और अब इस रूल को यूज करके देखते हैं। देखिए, अगर आप इसको y को इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और y है हमारे पास एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर x इंटू डी एक्स, यहाँ पे आपने इनको टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, आप कहेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका? सेकंड फंक्शन का। ओके, माइनस साइन यूज करेंगे,
आपको होल इंटीग्रेशन करना है, लेकिन किस चीज का? पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। और आप सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। सेकेंड फंक्शन क्या है आपके पास? ई रेज़ टू पावर एक्स, और उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। और फिर क्या करेंगे? जो भी आपका आंसर आया है इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन को सॉल्व करना। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेज़ टू पावर एक्स, कितना इजी है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए ये होता है 2x, क्या होता है? 2x। ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है इस स्टेप में, ये वाला जो स्टेप है, तो हम कहेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, ओके। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका, लेकिन ये जो dx है ये आगे वाले इंटीग्रेशन के लिए है, ये भी आपका रिमेनिंग है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देखिए ये आपने इंटीग्रेशन हो चुका है, -2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x इंटू ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन है। फर्दर देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में अवेलेबल है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट और सेकंड फंक्शन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? हमारा फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और इसके लिए हमारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए जो फर्स्ट टर्म है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। हम सेकेंड टर्म के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम एक बिग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से दो फंक्शन की प्रोडक्ट वाला रूल यूज करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए फिर आपको माइनस का साइन यूज करना पड़ता है और एक इंटीग्रेशन का साइन यूज करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, मींस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, और इसके सॉल्यूशन में जो भी आएगा उसका फर्दर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। ये हमारा फाइनल स्टेप है, डोंट वरी। देखिए फर्स्ट स्टेप हमें एज इट इज रिपीट करना है, ई रेज़ टू पावर x -2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x एज इट इज लिखेंगे, ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेज़ टू पावर x ही होता है, फिर एक माइनस साइन है, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन है। देखिए dx मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1, तो ये 1 बन जाएगा। ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेज़ टू पावर x एंड dx। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट लास्ट स्टेप हमारे पास बाकी है। बी पेशेंट। यहाँ पे देखिए ये जो एज इट इज है उसको एज इट इज लिखना है, -2, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है, x इंटू ई रेज़ टू पावर x, यहाँ पे माइनस है, और ई रेज़ टू पावर का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x। यहाँ पे हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन ये हमारे पास कैसा था? इनडेफिनेट इंटीग्रल था, तो आपको यहाँ पे लिमिट पुट करनी पड़ेगी, ओके। ये हमारा फाइनल एग्जाम्पल था। दो फंक्शन की प्रोडक्ट का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ये रूल याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमारे बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिल ये हमारा फॉर्मूला सिलेबस का पार्ट है, तो हमें इसको कवर करना था। अब इसके बाद हम डील करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट, कि कहाँ पे इंटीग्रेशन एज एन एप्लीकेशन फिजिक्स में यूज होता है। तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब भी आपको एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व, तो आपको इंटीग्रेशन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ये आपने क्लास 9th में भी इसका बेसिक पढ़ा होगा, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा होगा। जहाँ पे भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। इसके अलावा आप जहाँ पे भी डिफरेंशिएशन आ रहा है वहाँ पे रिवर्स प्रोसेस के तौर पे क्या यूज होगा? इंटीग्रेशन यूज होगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज वर्ड आए उसको आप डिफरेंशिएशन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप रिकॉल कीजिए, आपने एक्सेलरेशन का एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? हाउ यू डिफाइन एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
and we can replace our words rate of change by the word differentiation. So what will be the new definition for acceleration? It is the differentiation of velocity. Okay, let me write this. Acceleration is defined as differentiation of velocity. Okay, इसको हम अलग से वर्ड्स में देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. मीन्स you are given with an expression of velocity and you have to find out acceleration. So what you will do? You will do differentiation. You will do differentiation of velocity to get a formula for acceleration. Okay. So in this question we will take a reverse step. What is this? If we have an expression for acceleration and we want to calculate the velocity, then we will use the process of integration. Okay, it means whenever you study the word differentiation, the integration is also associated with the given term as a reverse process. Okay, so this is all about our topic integration, and we are going to use this formula in our upcoming videos. Thank you very much for the listening, and please go and subscribe our YouTube channel First Online University for further live classes for best NEET and JEE coaching. And you can also download the First Online University app from Google Play Store and App Store for the continuous study with your smartphone. Keep learning with First Online University. Thank you.